नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में हमने पिछले एपिसोड में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की, लेकिन चूंकि विषय लंबा है इसलिए एक एपिसोड में हम पूरी बात कह नहीं पाए थे। दूसरे एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है और हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर एनपी पाड़ी, डायरेक्टर MNIT जयपुर। आपका स्वागत है। नमस्कार। और साथ में है प्रोफेसर कुलदीप सिंह, टीन एकेडमिक्स, एम्स जोधपुर। प्रोफेसर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी ज़रूरी बातें की थी और आपसे शुरुआत करते हैं प्रोफेसर पाड़ी कि किस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन अगर हम लेते हैं, लर्निंग करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, पहला सवाल। और दूसरा उसका जो हिस्सा है वो ये है कि क्या जब हम ग्लोबल जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों को, तो ऐसे में जो विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में सीख करके आया है वो किस प्रकार से compete कर पाएगा उसे? ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि मैं तो काइंड ऑफ propagate too much into the importance of local language in engineering। तो मेरा ये कहना है कि जब तक हम एक्चुअली हमारी लोकल समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, जब तक हम एक्चुअली लोकल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हमारी इंजीनियरिंग और साइंस का जो नॉलेज, जो ज्ञान, वो सीमित रह जाता है एक्चुअली। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है, नॉट सिंपली एजुकेट आवरसेल्फ बट ऑल्सो मेक इट अवेलेबल टू द लोकल पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो जब तक एक्चुअली हम लोकल लैंग्वेज को अच्छे से एक्चुअली सिंपली अंडरस्टैंड ना करें और साथ साथ एक्चुअली लोकल लैंग्वेज के थ्रू हम एक्चुअली हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग एजुकेशन और मेडिकल साइंस को एक्चुअली ट्रेन ना करें, तब तक हम एक्चुअली अक्रॉस पैन इंडिया नहीं बन पाएंगे। तो मेरा ये कहना है, कोई भी मदर टंग हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी थ्रू NEP 2020 लोकल लैंग्वेज की माध्यम में हमको इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंस भी पढ़ाना चाहिए बच्चे को एक्चुअली। तो मैं शुरुआत करने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आप एक्चुअली वो प्रक्रिया शुरू ना कर दें, इन द सेंस कि एक्चुअली until unless you start this process of reaching out to your local people through local language, you cannot be in a position to do something for them. Basically you can do research for yourself, but to do some research for others, to do research for actually local people, you need to understand local languages and also encourage student to learn engineering even in local language, so that they can reach out to the local people very easily. You see, for an example, to meet out the global requirement, the modern language like English is compulsory, no doubt about it. But we ourselves is a big country, so it is like to me it is a huge country. So for us, why not actually having engineering education, medical education, even through local languages to start with, actually, maybe a portion of courses. And so that, because we have huge talent lying in the rural India, and they are limited because of the language, they are not really able to come up. The moment they realize there is a scope for them to grow even through local languages, so probably India can capture many talents which are, keeping, being not coming up nicely because of the language barrier. तो हमको लैंग्वेज बैरियर को जरूर हटाना चाहिए और लोकल लैंग्वेज को एक्चुअली काइंड ऑफ एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, नॉट ओनली फॉर रेगुलर सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो फॉर द टेक्नोलॉजी एजुकेशन। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम होती है, मैंने आप अपनी बात जब दूसरों तक जो पहुंचाते हैं उसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो जब आपको जिन लोगों के साथ काम करना है आप उनकी बात नहीं समझ सकते, तो आप अपनी बात उनको कैसे समझा पाएंगे? प्रोफेसर पाड़ी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भाषा की सुप्रीमेसी कहीं नहीं होती है, कंटेंट जो आपने कौशल लिया है वो ही सुप्रीम है और भाषा केवल एक संवाद का माध्यम है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, आपने चीज़ों को ठीक से सुना समझा है, गुना है, तो भाषा कोई बैरियर नहीं होगा। और दूसरी भाषा एड ऑन, ऐसा तो नहीं है कि आप मदर टंग में सीख रहे हैं तो आप दूसरी भाषा नहीं सीख सकते हैं, दूसरी भाषा फिर भी सीख सकते हैं। आम बोलचाल में हम देखते हैं कितने अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हम प्रयोग करते ही हैं। तो उससे मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं लगता है कि उससे कोई आपका नुकसान हो जाएगा और आपके लिए लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। रादर
हम सभी देखें कि अब शुरुआत में जो अपनी भाषा में सीखते हैं वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होते हैं, ना कि रट के आए हुए विद्यार्थी होते हैं। तो ये कतई बेमानी होगी जिन पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि इससे उनको आगे कोई दिक्कत आएगी, तो ऐसी सोच गलत है। और एक बड़ी बात आपने कही, भारत एक विशाल देश है, पता नहीं कितने सारे देश हम भारत में समाहित कर सकते हैं। हम पूरे विश्व की आबादी का अगर हम देखें तो एशिया की आबादी सबसे ज्यादा है, और एशिया में भी चाइना और उसके बाद में भारत की आबादी है। तो हमारी अपनी इतनी सारी आवश्यकता है, उनके फुलफिलमेंट के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो निश्चित तौर पर इस प्रयास का, इस पहल का हमें एक लाभ मिलेगा, और उसमें लाभ तभी मिलेगा जब हम पेरेंटल लेवल पर इस बात को, इस मिथ को खत्म करेंगे कि भाषा कोई व्यवधान है आगे बढ़ने के लिए। मैं आपके पास आता हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? साइंटिफिक एविडेंस भी ये कहता है जितने विकसित देश हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, जापान है, कोरिया है, इन्होंने अपनी भाषा में ही कार्य करके इतना आगे प्रोग्रेस कर लिया। वो भी ऐसे टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें अगर ये पेरेंट्स को और स्कूल में भी ऐसे एम्फेसिस ना दी जाए कि केवल अंग्रेजी में बात करना है, और हम अपनी जो मातृभाषा के ऊपर जोर दें, तो उसमें जैसा आपने बताया डॉक्टर पाधी ने, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि अगर हम अपनी मातृभाषा में कार्य करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं और उसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। तो ये हम धीरे धीरे करके अपने जो तकनीकी शिक्षा में भी इसको लाएं। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको हम पूरी तरह से हिंदी में परिवर्तित नहीं कर सकते, फिर भी हम टेक्निकल को इंग्लिश फॉर्म में यूज़ करके पर अपनी भाषा के जरिए हम ज़्यादा लोग तक पहुँच सकते हैं। जी, तो ये बड़ा आई थिंक समाधान है, और ख़ासतौर से इसकी शुरुआत सबसे पहले लेकिन हमें खुद को करनी होगी। हमें ये सुप्रीमेसी का जो मामला है ना, सुप्रीमेसी की बात को मन से हटाना पड़ेगा कि अंग्रेजी या दूसरी भाषा में अगर हमने सीखा तो हम कुछ बेहतर हो गए हैं या कुछ अलग हैं या दूसरों से आगे। भाषा सिर्फ संप्रेषण के लिए, बस इतना ही। सीखना आपको अपनी भाषा में ही है, सीखेंगे तो आपके अपने फायदे की बात होगी। डॉक्टर सिंह, आपके पास आता हूँ। जब भी हम कोई व्यवसाय में जाते हैं तो हमारी लर्निंग, एक सेट ऑफ लर्निंग हमने एक्वायर किया और उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देते हैं। अब समय ऐसा नहीं है। अब क्या निरंतरता आपको रखनी पड़ेगी सीखने के लिए, चाहे वो तकनीकी हो, मेडिकल हो, या अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो, या लॉ से जुड़े हो। लगातार नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे हमने शुरुआत में भी रखी थी बात कि आपको जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ एटलीस्ट 4-5 होना ज़रूरी है। किस प्रकार से प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल कोर्सेज में के लिए एसेंशियल है? ये जो हम कोई कॉम्पिटेंसी एक्वायर करते हैं या कौशल एक्वायर करते हैं या हमें आता है हुनर, उसके बाद हमारी जो उसको निरंतर उसको ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको आगे ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी इस रेट से ग्रो कर रही है कि अगर हम उसको अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम फिर आउटडेटेड हो जाते हैं। तो इसमें कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट या हम लगातार निरंतर कौशल को विकास करते रहने की आवश्यकता सभी को पड़ती है। और ये हर एक प्रोफेशन हो, चाहे वो लॉ हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या टीचर का भी प्रोफेशन हो, उसमें भी हमें अपने कौशल को निरंतर बनाए रखना होता है, अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिससे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नॉलेज जो हमने पहले एक्वायर की है उसको अब चेंज करते हैं, और नई नई आवश्यकता अनुसार जो हम लोग नए कौशल सीखना चाहिए उसके निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रोफेशन में अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट करें। और ये नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें ऐसा माना गया है कि हम कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ज़्यादा जोर दें, और न केवल मेडिकल, टेक्निकल, लॉ, बट ऑल्सो टीचर्स को भी अपडेट करने की, उनको नई नई विधाएं सीखने की भी आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम इसको करते हैं तो हम अच्छे नागरिक भी बनते हैं और अपनी अच्छी शिक्षा को समाज में भी ले जा सकते हैं, जिससे समाज का विकास होता है और भारतवर्ष का विकास होगा। अगर हम बात करें कि जैसा विदेशी शिक्षा में ये बात देखी गई थी कि आप कुछ समय पढ़ाई करके और फिर कुछ समय काम करें और फिर वापस सीखें, फिर काम करें, ऐसा विदेशों में की जो यूनिवर्सिटीज़ है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इस तरह की सहूलियत थी। प्रोफेसर पाठी, आप इस विषय में कुछ अगर प्रकाश डाल सकें, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई जो नीति आई है, इसमें इस प्रकार के प्रावधान, यानी कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का कोई प्रोविजन है? हाँ, एक्चुअली इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट टू नो कि NEP 2020 मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री
की व्यवस्था है उसमें नॉर्मली 2 तरीके की सिचुएशन हमारे स्टूडेंट एक्चुअली नॉर्मली फेस करते हैं. एक तो फाइनेंशियल चैलेंजेस टू एक्वायर engineering education in these institutes in this country, where actually due to some reason if you are not capable of actually spending or giving the tuition fees due to some family backgrounds, then that financial problem should not stop your engineering education or medical education. तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस है तो आप एक्चुअली नौकरी की तरफ जा सकते हैं, बट नेवरदलेस यू आर नॉट लूजिंग योर डिग्री. आप कुछ अर्न करें, सेटल हो जाए और आप कुछ दिन के बाद वापस आके अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे. तो दैट इज बेसिकली ए काइंड ऑफ मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट प्रोग्राम है. मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की ऑप्शन की वजह से हमारी करीब 5 से 10% बच्चे उसमें एक्चुअली बेनिफिट मिलेगा उनको. और जो फाइनेंशियल चैलेंजेस और जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है उसमें बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस हमारी बच्चे के ऊपर हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वो भी बढ़ेगा और जो ड्रॉप आउट रेट है उसमें निश्चित तौर पर कम हो जाएगा. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली मल्टी एग्जिट एंड मल्टी एंट्री सिस्टम में और एक फ़ायदा है कि जब आप एक्चुअली पढ़ाई करते हैं ना, यू आर कम्प्लीटली अवे फ्रॉम एक्चुअली टेक्नोलॉजी. मतलब यू जस्ट कीप ऑन स्टडिंग. But if you really go to an industry, have some field experience and practical experience, then you come back to your institution and study for a couple of years or do your dissertation or projects. I think that will give you a lot of confidence. So to me, it is not a compulsory option when you are in trouble, but also it will add a lot of value to your academic profile when you exit, have some practical experience and come back to your normal day-to-day academic programs. और ऐसा हमने मैनेजमेंट एजुकेशन में तो देखा ही है. बहुत सारे आईएम्स की हम बात करें तो बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि मैंडेटरी है कि आपको कुछ वर्षों का फील्ड का अनुभव होना ज़रूरी है और फिर आप वापस से मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं तो आप में एक निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. आप प्रॉब्लम के साथ एंटिसिपेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, लैंड टू लैब और लैब टू लैंड. इस बात के बारे में हम समझना चाहेंगे कि लैंड क्या है और लैब क्या है. हाँ, तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम जब 7 to 9 ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, मतलब उनका ये कहना था कि एक्चुअली जो भी रिसर्च हम आज की डेट में इंस्टीट्यूट के अंदर कर ही रहे हैं, एंड इंडिया इज वेरी गुड एट दैट. वी पब्लिश पेपर्स, वी डेवलप सम टेक्नोलॉजी, वी डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड वी ऑल्सो टीच. लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो लेबोरेटरी के अंदर से बाहर निकलते हुए लोगों के अंदर पहुंचे, मीन्स लैब टू द लैंड, जब तक वो प्रक्रिया कंप्लीट साइकिल नहीं बन जाता तो हमारा जो लेबोरेटरी रिसर्च का इम्पोर्टेंस इतना खास नहीं बनेगा. तो उनका ये कहना था प्रधानमंत्री जी का कि आप जो भी काम कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर उसको लोगों के पास पहुंचाइए और साथ साथ लोगों की जो प्रॉब्लम है वो समझने के बाद उसको लैब में एक्चुअली अचीव करिए. तो आप एक्चुअली लैब से लैंड तक जाइए और लैंड से लैब तक आइए. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सप्रेशन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. सो आई थिंक हम सब लोग उसमें सहमत है कि हम जो रिसर्च आज की डेट में लेबोरेटरी के अंदर कर रहे हैं वो लोगों के पास जाना चाहिए और लोगों की जो रिक्वायरमेंट वो समझने के बाद हम लेबोरेटरी में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करें. सो लैब टू लैंड and land to lab is extremely complementary. To me it is a very good approach India has to adopt. मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि जो हम लोग लैब टू लैंड वाली बात करते हैं तो मेडिकल प्रोफेशन में भी ऐसा होता है कि हम लोग बेंच टॉप टू बेड साइड. तो बेंच टॉप मतलब जो हम लोग ने लेबोरेटरी में टेस्ट किए या टेक्नोलॉजी डेवलप की, और बेड साइड मतलब कम्युनिटी लेवल पे या उसके घर के नज़दीक हम ले गए. तो ये हम लोग इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं ट्रांसलेशनल रिसर्च, कि हमने जो रिसर्च किया लैब में किया लेकिन उसको हमने इंसानियत के लिए उसको इस्तेमाल किया टू द बेड साइड लेके या बेड के या कम्युनिटी लेवल पे लेके या होम बेस्ड केयर को प्रोवाइड करके.
तो ये नई जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें निहित है, और आई थिंक ये वाली हम लोग पूरी तरह से इसको साकार कर रहे हैं, नॉट ओनली इन द स्कूल एजुकेशन बट प्रोफेशनल एजुकेशन में भी। वंडरफुल। यानी कि जो एक सही उद्देश्य शिक्षा का है कि भी अल्टीमेटली सोसाइटी को सर्व करना है, हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके लिए समाधान ढूंढ कर देना है। तो निश्चित तौर पर जब तक लैब में कन्फाइन रहेंगे तो फिर उसका कनेक्ट नहीं बनेगा, और हो सकता है कि हम फिर वो 10 साल बाद हमारी रिसर्च कुछ काम में आ सके तो उसका उद्देश्य फिर साकार नहीं हो पाएगा। कोलैबोरेशन की बात भी इसमें रखी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर कि हम कोलैबोरेट करें। मेडिकल एजुकेशन किस तरह से दूसरी स्ट्रीम्स के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, प्रोफेसर सिंह आपसे जानना चाहेंगे। मेडिकल एजुकेशन में हम लोग सबसे पहले मरीज के संपर्क में आते हैं, और मरीज के स्वास्थ्य हमारा सर्वोपरि होता है, उसको सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन मिल जाए, लेकिन इसके साथ ही डायग्नोसिस करने की भी जरूरत पड़ती है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट और ऐसी कुछ चीज़ों में मशीनी उपकरण का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हमें बहुत सारे टेक्निकली लोगों का इसमें इन्वॉल्व करना होता है। और हम लोग ने एम्स जोधपुर और IIT जोधपुर के साथ मिलके एक जॉइंट प्रोग्राम भी डेवलप किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडटेक प्रोग्राम्स, जिसमें कि हम अफोर्डेबल डिवाइसेस डेवलप कर सकते हैं जो कि पेशेंट्स को अफोर्डेबल केयर प्रोवाइड कर पाएँ विदाउट एनी इंक्रीजिंग द कॉस्ट। और इस मेडटेक प्रोग्राम के 3 स्ट्रीम हैं। एक तो है कि मास्टर्स इन मेडटेक, दूसरा है डुअल डिग्री, मास्टर करने के बाद वो चाहे तो आगे PhD कर सकता है, और तीसरा है स्टैंड अलोन PhD कर सकता है। और इसमें सबसे अनूठी बात यह है कि एक मेडिकल का छात्र और एक इंजीनियरिंग के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो इससे जो मेडिकल की समस्याएं इंजीनियरिंग वाला समझ पाता है, और जो इंजीनियरिंग वाली समस्याएं हैं वो मेडिकल वाला समझ पाता है। और इस तरह से ये प्रोग्राम एक अनोखी तरह की हम लोग पद्धति से उनको बताते हैं कि डिवाइस या मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस करनी है और कैसे हम पेशेंट के पास ले जाएं उसको। और ये हम ये बताएं कि तो भारतवर्ष में पहला एक अनूठा पहल है जो एम्स जोधपुर ने और IIT जोधपुर ने मिलकर इसको किया है, और इसकी मदद से हम लोग कई ऐसी समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने पहले सोची नहीं थी। कई चीज़ें कोविड टाइम में डेवलप हुई हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसे इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इसके ऊपर डेवलप किया है, और साथ में AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इमेज प्रोसेसिंग के साथ यूज़ करके बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसकी हमने महत्वपूर्ण योगदान पाया है। तो इस तरह से ये हम लोग का कोलैबोरेशन बिटवीन द अदर इंस्टीट्यूट। उसी तरह से एक लॉ के साथ भी हम लोग का कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं, लीगल एक्शंस एंड लीगल एथिक्स होती है, तो उसके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ भी मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोलैबोरेशन का मेडिकल में और अन्य प्रोफेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और आजकल ज़माना आ गया है कि हमें कोलैबोरेशन के बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। कोलैबोरेशन से हमारी कई चीज़ बहुत फास्ट हो जाती हैं, जो हम कई सालों में कर पाते हैं वो हम 1-2 वर्ष में भी पूरा कर सकते हैं। जी, आपने मल्टीडिसिप्लिनरी पर पिछले एपिसोड में एक बात रखी थी, इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की हमने बात रखी। रिसर्च में किस तरह से हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं? अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो किसी भी रिसर्च में मैकेनिकल का पार्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, एज वेल एज सॉफ्टवेयर का, या कोई हो सकता है बायोलॉजिकल पार्ट भी हो सकता है, या प्लांट से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है। इफ यू विश टू से समथिंग ऑन दिस। एक्चुअली MNIT मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एक्चुअली हमारी एक MNIT इनोवेशन सेंटर है, एंड इस सेंटर के अंदर एक्चुअली हम जो भी रिसर्च करते हैं वो एक्चुअली मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। और हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए कि माइनर इन अदर स्पेशलाइजेशन, जैसे कि एक स्टूडेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैन डू ए माइनर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिससे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना सके। जो माइनर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एक्सपर्टाइज मिलेगा, और अपना सेल्फ एक्सपर्टाइज इन मैकेनिकल इंजीनियर, और दोनों मिलके एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप करने में सक्षम हो पाएंगे। इस तरह एक्चुअली इवन फिजिक्स टू एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री टू केमिकल इंजीनियरिंग, एंड मैथमेटिक्स टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनर एंड मेजर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हमने एक्चुअली इंट्रोड्यूस कराए, और उम्मीद करते हैं कि एक्चुअली बच्चे की जो एक्सपर्टाइज नॉट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर डोमाइन इन व्हिच ही और सी गॉट एडमिटेड ड्यू टू हिज ऑल इंडिया रैंकिंग, बट अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट अंदर से होता है उसको भी एक्सप्लोर करने का एक मौका मिले एक्चुअली।
और साथ साथ एक्चुअली इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस डू एग्जिस्ट करता है. एक्चुअली हम MOUs करते हैं, एंड एज प्रोफेसर सिंह सेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वंडरफुल कोलैबोरेशन with AIIMS Jodhpur in future. So MNIT Jaipur and AIIMS Jodhpur can also work together. And आपके माध्यम से ये सफल होने को हमें ये बेहद खुशी है कि हम प्रोग्राम सिर्फ दर्शकों के लिए प्रोग्राम या सूचना का ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देखिए आपके सामने दूरदर्शन के इस मंच पर दो इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेटिव पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर होने की तरफ बात पड़ी है. आप दोनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ. धन्यवाद. मैं प्रोफेसर सिंह आपसे वापस पिछले प्रश्न पर जाता हूँ. आपने जो मैटेक प्रोग्राम की बात कही, उसमें कौन विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं और उसकी किस वेबसाइट पर इसकी सूचनाएं मिल सकती है, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे. तो जो मैटेक प्रोग्राम्स है, जॉइंट प्रोग्राम बिटवीन एम्स जोधपुर और IIT, तो इसमें पूरे नेशनल लेवल पे कोई भी मेडिकल का या अलाइड ब्रांच का और इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांच का छात्र काम कर सकते हैं. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के दोनों छात्र एक साथ काम करते हैं, तो एक दूसरे की समस्याओं को और एक दूसरे को हेल्प करने में भी मदद होती है. और ये हमारे जो सारी इन्फॉर्मेशन है, साल में एक बार कोर्स होता है, जुलाई में स्टार्ट होता है. इसकी इन्फॉर्मेशन हमारी जो वेबसाइट है aimsjodhpur.edu.in उस पर प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही ये इन्फॉर्मेशन IIT jodhpur.ac.in पे भी उपलब्ध है. तो इस पे जानकारी ले सकते हैं. और कोई भी जो छात्र जो बीटेक किया है, MBBS किया है या मेडिकल साइड्स में है, वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और डिवाइस डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन कर सकते हैं. और इंडिया में, भारतवर्ष में पहला इस तरह का ये अपना कोर्स ये है. सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का अनूठा है कि भारतवर्ष में पहला इस तरह का जॉइंट प्रोग्राम, एक डिग्री प्रोग्राम जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, वो लॉन्च किया है एम्स जोधपुर और IIT जोधपुर ने. वंडरफुल. तो सही प्रशासन यही होता है कि हम कोई पूरे थॉट प्रोसेस के साथ सही नीति लेके आएं और न केवल उसको डॉक्यूमेंट तक सम्मिलित रखें, बल्कि उसका एग्जीक्यूशन भी तुरंत प्रभाव से शुरू हो. और आपने अभी भी देखा कि प्रोफेसर सिंह ने बताया कि किस प्रकार से एक नया कोर्स कोलैबोरेटिव रिसर्च के फॉर्म में, ट्रेनिंग प्रोग्राम के फॉर्म में कह सकते हैं, वो आ गया है. और आप उसका लाभ अवश्य लें कि इस तरह के प्रोग्राम पहले विदेशी शिक्षा में, विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलता था. अब भारतवर्ष में भी इस तरह का प्रोग्राम शुरू हो चुका है. प्रोफेसर पाढ़ी, आपसे जानना चाहेंगे कि MNIT जयपुर, जो कि हम NIRF रैंकिंग में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत सारी रिसर्च, इनोवेटिव रिसर्च सामने आ रही है, DRDO के साथ में भी हम काम कर रहे हैं. अभी हाल में इंडियन एयरफोर्स के लिए भी बड़ा MOU हुआ है और आत्मनिर्भरता की तरफ हम काफ़ी सारे सार्थक प्रयास कर रहे हैं. NEP के इम्प्लीमेंटेशन में MNIT की तरफ से अब तक क्या क्या पहल हुई है? हमने मतलब NEP 2020 ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है MNIT जयपुर में. मैं तो नहीं कहूँगा कि संपूर्ण रूप में इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन हमने शुरुआत कर चुके हैं. और रिसेंट लास्ट सेमेस्टर हमने सारे बच्चे को जो फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम जिसको कहते हैं, तो जब आपके एडमिशन कोई स्पेसिफिक ब्रांच में हो जाता है, यू आर नॉट लिमिटेड टू स्टडी दैट स्पेशलाइजेशन ओनली, बट यू कैन गेट इन टू एनी स्पेशलाइजेशन आफ्टर योर सेकेंड ईयर. तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि MNIT जयपुर बीइंग वन ऑफ द NIT where we allow students to take over other minor programs in engineering specializations along with your regular specialization in which you are admitted to. So जिससे जो flexibility academic program वो एक्चुअली हमारे MNIT जयपुर में उपलब्ध है. तो जैसे कि नॉर्मल आज की जो युवा बच्चे हैं एक्चुअली, युवा साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से सब एक्चुअली कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, बट एक्चुअली वो लोग थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं जब उनका एडमिशन मान लीजिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग में हो जाता है. तो हम ये एनकरेज करना चाहते हैं कि आपकी एडमिशन कोई भी ब्रांच में हो, आपकी जो सेल्फ मोटिवेटेड स्पेशलाइजेशन और ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए MNIT जयपुर में जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम है, फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम है, जिसका आप संपूर्ण लाभ ले सकते हैं और अपनी जो एम्बिशियस प्लान और गोल्स है उसको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So that is the one of the important input may I like to give you. All of you can get into the information through MNIT websites, and you can also go through the academic program, the flexible academic structure, which can really encourage to study not only your own specialization, but you can add on
minor specialization in other specializations. और ज़्यादा जानकारी के लिए आप MNIT की वेबसाइट www.mnit.ac.in पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं फिर से वेबसाइट बताता हूँ, MNIT की वेबसाइट www.mnit.ac.in, इस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं, या किसी भी वर्किंग डे में मंडे टू फ्राइडे आप वहाँ पर जा करके एडमिशन सेल या दूसरे डीन एकेडमिक्स के जो ऑफिस है वहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य खुद को जानना है, अपने अंदर क्या बेहतर हमें छुपा हुआ है उसको जानना है। प्रोफेसर पाड़ी ने जैसे कहा कि इस तुलना के चक्कर में ना पड़े कि एक पर्टिकुलर खास ब्रांच इन दिनों चलन में है, हमें उसी ब्रांच में प्रवेश मिलेगा तो ही जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे। तो ब्रांच से ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपके अंदर जो लेटेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको बाहर लाने की प्रक्रिया से आप जब गुजरेंगे और आप जो भी कुछ बेहतर कर देंगे, वो अपने ऐसे तमाम सैकड़ों उदाहरण सोसाइटी में मौजूद हैं जिन्होंने हो सकता है पढ़ाई किसी और विषय में की लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा आपके इवॉल्व होने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजरिए, अपने आप को बड़ा कीजिए, बेहतर कीजिए, सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर कीजिए, अच्छा इंसान बनिए और एक्सेलेंस की तरफ बढ़िए, यात्रा आनंद के साथ करते हुए। उसमें हमें परेशान नहीं होना, थकान नहीं लेनी है, क्योंकि जर्नी में जॉय सबसे एसेंशियल पार्ट है। जॉय के साथ लर्निंग करेंगे तो आप निश्चित तौर पर खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और पूरी मानवता के लिए एक एसेट बन के सामने आएंगे। और वही शिक्षा का अल्टीमेट एम है। हमें उम्मीद है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो शुरुआत हुई है जिसकी, और उसमें उसका आप पूरी तरह से लाभ ले पाएंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर एन पी पाड़ी साहब आपका, आपने अपने व्यस्तम शेड्यूल में से हमारे साथ समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर कुलदीप सिंह जी, आपने जोधपुर से स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी आपसे इस तरह का सहयोग मिलता रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे अपने जीवन में एक नई रोशनी लेके आएगी, एक नए समाज का निर्माण होगा, नए राष्ट्र का निर्माण होगा, जिसको हम कहेंगे आत्मनिर्भर भारत। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।